नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम कर रहे थे एनसीईआरटी का जो हमारा क्विज है उसको हम कर रहे थे और ये कंटिन्यू चल रही है। अभी 6th क्लास का ज्योग्राफी का सिलेबस हमने कर लिया, 7th क्लास का ज्योग्राफी का चल रहा है और 7th क्लास के ज्योग्राफी में हमने अभी तक जो है वो 3 लेसन कर लिए थे और आज जो है 4 लेसन कर लिए थे, 5वां लेसन आज है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए ये क्विज चल रही है हमारी एनसीईआरटी की और एनसीईआरटी की क्विज की सीरीज में अगला पार्ट है जल। ठीक है, तो बिल्कुल बारीक बारीक जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ इस क्विज के अंदर जो है शामिल करने का प्रयास किया, जो कि आपके विभिन्न एग्जामों में डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल। ठीक है, लेसन नंबर है ये कौन सा 5 है। ठीक है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पानी लगातार अपना रूप बदलता रहता है। यानी पानी अपना रूप बदलता है। पानी के रूप कौन से होते हैं? जैसे एक तो आप समझे कि आपका रूप है जल, दूसरा जो है वो बन जाता है वाष्प, ठीक है, भाप बन जाता है। ठीक है, और उसके बाद में वापस जो है वो बादल के रूप में जाता है और बादल से जो वर्षण के रूप में वापस जो है वो जल के रूप में आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जल जो है वो अपने विभिन्न रूप बदलता रहता है। जैसे इनमें से एक रूप इनका बर्फ भी है। ठीक है, ये रूप भी है, तो ये स्वरूप अपना बदलता रहता है। ये स्वरूप बदलने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? तो पहला ऑप्शन है जल चक्र। पहला ऑप्शन हमारा जल चक्र, दूसरा बारिश, वर्षा और वायुमंडल चक्र। ठीक है, तो देखिए जल जो है वापस एक सर्कल में घूम करके जल से क्या बनता है? वाष्प बनता है। वाष्प से जो वो बादल में कन्वर्ट होती है, बादल से जो है वो संवहन के द्वारा वर्षा के द्वारा जो वापस जल में बदल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जल चक्र। क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जल चक्र। हमारा राइट आंसर हो जाएगा जल चक्र। आपसे पूछ ले जल चक्र की प्रक्रिया क्या है, तो जल चक्र में सबसे पहले जल है, जल से क्या बनेगा? वाष्प बनेगा। वाष्प से क्या है? वाष्पीकरण आप कह सकते हैं। वाष्पीकरण से क्या होगा? वो बादल बनेगा, बादल के बाद में संवहन के द्वारा वर्षा होगी और वर्षा से पुनः वो जल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और वो जल जो नदी नालों के माध्यम से बहता हुआ समुद्र में जाएगा, समुद्र से वापस भाप बनेगा। इस प्रकार से ये सिस्टम चलता रहता है, इसको कहते हैं जल चक्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में सम्मिलित है? यानी जल चक्र में सम्मिलित कौन सी है? तो देखिए सबसे पहले वाष्पीकरण होता है, संघनन होकर के बादल बनता है और फिर जो है वर्षण हो जाता है। तो यानी कि ये यहां तक है। इसके बाद में ये ऑप्शन 1, 2, 3, 4 ये। ठीक है, तो देखिए अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि जल चक्र में क्या क्या है? वाष्पीकरण आपका होता है, संघनन होता है, वर्षण होता है, यानी कि ये तीनों ही होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यानी तीनों के तीनों ही ऑप्शन जो इसमें होते हैं जल चक्र की प्रक्रिया में। अगला प्रश्न है, किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये 22 मार्च का दिन जो है, 22 मार्च का दिन है जिसको हम क्या है? विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं 22 मार्च को। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना आपके लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि एग्जाम के अंदर डेटा वाले जो क्वेश्चन पूछते हैं उनमें ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। हालांकि आजकल ये ट्रेंड कम हो गया है इस तरह के प्रश्न पूछने का, लेकिन फिर भी संभावना रहती है। तो हमें 22 मार्च का जो दिन है वो क्या है? वो दिन जो है विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, दिन में 2 बार नियत से महासागरीय जल का उठना और गिरना कहलाता है। महासागरीय जल दिन में 2 बार क्या होता है? 2 बार जल ऊपर उठता है और जो है वो नीचे गिरता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ज्वार भाटा, लहर, महासागरीय धारा या ये सभी। तो देखिए जल ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। ऊपर उठने को कहते हैं हम ज्वार और नीचे वापस आने को कहते हैं भाटा। तो ज्वार और भाटा दिन में जो है वो 2 बार होता है और इसको हम कहते हैं ज्वार भाटा। यानी कि महासागरीय जल जो वो किस कारण होता है? ये होता है आपका सूर्य के कारण, सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण, और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटी है चंद्रमा की, उसके कारण जो है ये दिन में 2 बार, एक बार सूर्य के कारण, एक बार चंद्रमा के कारण, दिन में 2 बार जो है वो ज्वार भाटा आता है। अगला प्रश्न, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की सतह द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण खालिस्तान उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? लहर, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं या भूकंप। तो ये ज्वार भाटा जो है वो उत्पन्न होता है किससे? पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है वो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न,
सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है मैं बता देना चाहता हूं आपको। ये प्रश्न जो है एचटीईटी के अंदर पूछा गया था, ठीक है, और उसके अंदर क्या था, उसमें स्पेलिंग पूछी थी, उसमें यह पूछा था कि सुनामी की स्पेलिंग कौन सी है। इस तरह थी, ठीक है। तो ये जापानी भाषा का शब्द है और उसमें टी जो है वो साइलेंट रहता है। ये इस प्रकार जो क्वेश्चन की प्रकृति थी, प्रश्न की जो प्रकृति थी वो इस प्रकार की थी, यानी ये जो है वो टी से शुरू होता है। सुनामी शब्द जो है वो टी से शुरू होता है, TSUNAMI, यानी कि ये जो आपसे पूछ लिया कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये जापानी भाषा का शब्द है, ठीक है। और जो उसकी स्पेलिंग जो है ये पूछी थी कि सुनामी शब्द की स्पेलिंग सही क्या है, तो ये सुनामी हिंदी में पूछा ना, सुनामी शब्द की सही स्पेलिंग क्या है, तो ये जो आपके TSUNAMI ये आपकी सही स्पेलिंग होती है, ये वर्तनी होती है शुद्ध इसकी सुनामी, क्योंकि ये जापानी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान होता है। अर्थात सागरीय जल जो लवणता होती है, जो खारापन होता है सागरीय जल में, उसका कारण क्या होता है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, सागरीय लवणता का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो सोडियम क्लोराइड की मात्रा का होना, कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा का होना, मैग्नीशियम क्लोराइड की मात्रा का होना और कैल्शियम सल्फेट की मात्रा का होना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सोडियम क्लोराइड, जो हमारा जो सामान्य नमक जो होता है, जो हम घर में नमक प्रयोग करते हैं उसके लिए जो होता है वो आपका सोडियम क्लोराइड, इसके कारण जो है वो, इसकी उपस्थिति के कारण जो है वो महासागरीय जल या सागरीय जल जो है वो अत्यधिक लवणता पाई जाती है उसमें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक छोटे घर के पौधों के रखने के लिए कृत्रिम अहाता है। कृत्रिम अहाता कौन सा है, जल, जीवशाला, थलशाला, सूर्यताप, इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा है प्रश्न, क्या पूछा है, कौन सा एक छोटे घर के पौधों को रखने के लिए कृत्रिम अहाता है, तो वो आपका क्या होता है, थलशाला। थलशाला जो है वो होता है राइट आंसर। ये आपको लाइन टू लाइन आपको एनसीईआरटी की बुक्स जो है 6 से 8वीं 10वीं 12वीं तक की जो किताबें हैं उन किताबों के अंदर जो है ये चीजें एज इट इज मिलती हैं। बृहत ज्वार किन दिनों में आते हैं, बृहत ज्वार, बृहत का मतलब क्या होता है, बृहत का मतलब क्या होता है, बड़ा, यानी कि ऊंचे लंबे जो काफी ज्यादा हाइट जिन ज्वार की होती है वो किन दिनों में आते हैं, तो पूर्णिमा अमावस्या दोनों दिनों में। तो ये पूर्णिमा और अमावस्या दोनों ही दिनों में उच्च ज्वार आते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि निम्न ज्वार कब आते हैं, निम्न ज्वार जो है वो कब आते हैं, तो निम्न ज्वार जो है वो आपके अष्टमी, सप्तमी और अष्टमी जो दिन है, आपको दोनों ऑप्शन भी मिल सकते हैं लेकिन दोनों एक साथ मिलेंगे, सप्तमी अष्टमी या फिर दोनों में से एक मिलेगा। सप्तमी या अष्टमी जो दिन होता है उन दिनों जो है वो निम्न ज्वार आते हैं, यानी ज्वार जो है वो नीचे रहते हैं, ज्यादा उनकी हाइट नहीं होती। क्यों, क्योंकि इस दिन जो है वो तीनों जो है वो समकोण में होते हैं, यानी कि पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, इन तीनों की स्थिति ऐसी होती है कि तीनों की तरफ से जो है बराबर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। बराबर गुरुत्वाकर्षण बल लगने के कारण जो है वो समुद्री जल जो है वो ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जाता। तीनों ओर से, इधर पृथ्वी का, इधर सूर्य का और चंद्रमा का, तीनों का जो है बैलेंस जो होता है, इस वजह से जो है वो ज्यादा नहीं आता, निम्न ज्वार आता। तो आपसे ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि निम्न ज्वार जो है वो कब आते हैं, तो सप्तमी और अष्टमी को जो है निम्न आते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जो है वो उच्च ज्वार आते हैं। अगला प्रश्न, महासागरों में होने वाली गतियों को आमतौर पर खालिस्तान कहा जाता है। महासागर का जो जल है, महासागर का जल जो है वो हमेशा इस प्रकार से चलता रहता है, बहता हुआ रहता है, उसके जल को क्या कहते हैं, लहर कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं, परिसंचरण कहते हैं या जल चक्र कहते हैं। तो महासागरीय जल जो धीरे धीरे गति करता रहता है उसको हम क्या कहते हैं, परिसंचरण कहते हैं। और ये जल का ज्वार यानी कि बहुत ज्यादा ऊंचा होना उसको क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के प्रमुख कारण क्या हैं। ज्वार भाटा जो होता है उसकी प्रमुख कारण क्या है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य और चंद्रमा दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल, तो ये दोनों का ही होता है, दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो काम करता है और इसके कारण जो है वो उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन उच्च ज्वार आते हैं, सप्तमी और अष्टमी के दिन जो है निम्न, यानी कि ज्वार जो होते हैं उनकी कम से कम न्यूनतम हाइट जो होती है वो सप्तमी अष्टमी के दिन होती है, और जो अधिकतम हाइट जो होती है, अधिकतम ऊंचाई जो होती है वो आपकी पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन होती है। गर्म महासागरीय धाराएं खालिस्तान के निकट उत्पन्न होती हैं। देखिए, महासागरीय धाराएं, महासागर की धाराएं हैं, अलग अलग गर्म भी हैं, ठंडी भी हैं, ठीक है, तो वो अलग अलग दिशाओं में बहती रहती हैं, ठीक है।
तो उसके कुछ कारण होते हैं, उनके गर्म होने के कारण होते हैं, ठंडी जलधारा होने के कारण होते हैं, उनके बहने की दिशा के भी कारण होते हैं, प्रत्येक के कारण होते हैं। और वो कारण किस पर निर्भर करते हैं, वो उसके सिचुएशन, स्थिति कहाँ है, भूमध्य रेखा के आसपास है या ध्रुवों के ऊपर है, उस हिसाब से गर्म और ठंडी तय होती है। गति जो है वो भी इसी के आधार पर तय होती है कि वो कौन से गोलार्ध में है, कौन सी स्थिति में, उसकी पूर्व दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पश्चिम में है, उत्तर पूर्व में या उत्तर पश्चिम में। ये सारी चीजें जो हैं वो महासागरीय जल धाराओं की गर्म और ठंडा होना और उनकी गति को, यानी किस दिशा में, उनकी दिशा को तय करते हैं। तो यहां पूछा गर्म महासागरीय धाराएं किसके निकट उत्पन्न होती है, तो ध्रुवों के निकट तो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि ध्रुवों के निकट तो बर्फ जमी होती है, वहां ठंडी होती है, तो वहां पर समुद्री जल जो है गर्म नहीं होता। भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा बीच में बिल्कुल, और यहां पर हर समय जो गर्मी रहती है, इस कारण जो भूमध्य रेखा है इसके आसपास जो बहने वाली महासागरीय जलधाराएं वो गर्म महासागरीय जलधाराएं कहलाती हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन क्या है, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उच्च ज्वार आते हैं। यानी जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होगा तो उसके चंद्रमा के ग्रेविटी के कारण जो है वो उच्च ज्वार आएंगे, तो बिल्कुल सही बात है, आते हैं। दूसरा कहता है जब चंद्रमा एवं सूर्य पृथ्वी पर समकोण बनाते हैं, तब निम्न ज्वार भाटा आता है, तो यह बात भी बिल्कुल सही है। जब ये समकोण बनाएंगे दोनों, तो दोनों का बराबर से खिंचाव होगा, दोनों का बराबर खिंचाव होगा, इस वजह से ना तो सूर्य वाला गुरुत्वाकर्षण अधिक खींच पाएगा और ना ही चंद्रमा वाला गुरुत्वाकर्षण अधिक खींच पाएगा। दोनों के खिंचाव जो बराबर होने के कारण, जैसे एक रस्सी है उसको बीच में से इतना इधर वाला खींचे, इधर वाला खींचे, तो वो बीच में रस्सी ज्यादा दिशा नहीं बदलती, उसी प्रकार से समुद्र का पानी जो है वो ज्यादा उठता नहीं है। तो ये दोनों ही कथन जो है, ए और बी दोनों ही कथन क्या है, सत्य हैं। पहला कि जब चंद्रमा के निकट होता है पानी तो चंद्रमा के कारण जो है उच्च ज्वार आता है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, और जब ये दोनों समकोण पे होते हैं पृथ्वी के, तो फिर क्या होता है, फिर निम्न ज्वार आता है, जो कि सप्तमी और अष्टमी के दिन लगभग होता है। खालिस्तान ज्वार नौ संचालन में मदद करते हैं। नौ संचालन यानी नौका संचालन में, नाव के संचालन में कौन से ज्वार जो है वो काम करते हैं या फायदेमंद होते हैं, तो ऐसे में उच्च लघु, बहुत लघु या ये सभी। तो देखिए नौका संचालन करना है तो उसके लिए ज्वार जो है वो काफी हाइट वाले चाहिए। उच्च ज्वार जो होते हैं वो नौका संचालन में फायदेमंद होते हैं, मछली पकड़ने में वो फायदेमंद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लाभ उच्च ज्वार से होते हैं? अब वही प्रश्न है, प्रकृति अलग है थोड़ी सी, है ना। आपसे पूछ लिया कि उच्च ज्वार से होने वाले लाभ क्या हैं, भी ज्यादा ऊंचा होगा, जैसे पूर्णिमा और अमावस्या के दिन उच्च ज्वार आते हैं, तो उससे क्या फायदा होता है, तो उच्च ज्वार से नौ संचालन में सहायक होते हैं, तो एक नंबर सही है बिल्कुल। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं। और इनके उपयोग से विद्युत भी उत्पन्न की जा सकती है, तो ये भी विद्युत भी उत्पन्न की जा सकती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि पहला दूसरा और तीसरा उपरोक्त सभी, ये तीनों ही जो है वो लाभ उच्च ज्वार के होते हैं। अगला प्रश्न है, बृहत ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? बृहत ज्वार कब आते हैं? तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर समकोण बनाते हैं। जब समकोण बनाते हैं तब तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि समकोण बनाते हैं तब निम्न ज्वार होता है। जब महासागरीय सतह का तापमान उच्च होता है, तो महासागरीय सतह का और ज्वार का आना दोनों में कोई संबंध नहीं है, यानी कि महासागरीय तापमान जो है वो उच्च होगा या निम्न होगा, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसके ऊपर, महासागर की जो ज्वार हो और भाटा है उसके ऊपर। और जब बहुत तेज हवाएं चलती है तो इससे भी ज्वार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। अर्थात जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, जब तीनों एक सीध में होते तो उच्च ज्वार आता है। बृहत ज्वार और लघु ज्वार भाटा दोनों ही खालिस्तान के प्रकार हैं। बृहत ज्वार और लघु ज्वार किसके प्रकार है? तो ये भाई सीधी सी बात है, ज्वार भाटा के प्रकार है। किसके प्रकार है? ज्वार भाटा के प्रकार है। अगला प्रश्न है, लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम। लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम किसके उदाहरण है? ज्वार भाटा के, सुनामी के, महासागरीय धाराएं या लहर। तो ये जो लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम है दोनों ही क्या हैं? ये महासागरीय जल धाराएं। क्या है? ये महासागरीय जल धाराएं हैं। गल्फ स्ट्रीम जो है ये गर्म जल धारा है, और लेब्राडोर जो है ये आपकी क्या है? ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर जो है वो ठंडी जलधारा है। ये किसकी है? ये अंध महासागर में है। किसकी? अंध महासागर में ये जलधारा बहती है। और ये कहां बहती है? गल्फ स्ट्रीम जो है वो अंटार्कटिक में। कहां?
अंटार्कटिक जो महासागर है उसकी जो है वो जलधारा है अंटार्कटिक महासागर की। ठीक है, तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में ये पूछी जा सकती है। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है, तो गर्म जलधारा है। एचटेट के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार, दूसरे एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। या पूछ ले गल्फ स्ट्रीम की जलधारा कौन से महासागर की है, तो अंटार्कटिक महासागर की है। लैब्राडोर जो कि ठंडी है, और ये अंध महासागर की एक जलधारा है। महासागरीय जलधाराओं के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? जो कथन असत्य है उसको बताना है। पहला है, गर्म महासागरीय जलधाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये गर्म है और भूमध्य जो रेखा है उसके आसपास का मौसम हमेशा गर्म रहता है। इस वजह से ये कह सकते हैं कि ये जो धाराएं होती है ये भूमध्य रेखा के आसपास उत्पन्न होती है और वहां से ध्रुवों की ओर, यानी कि ये बिल्कुल बीच में है आपका भूमध्य रेखा, और इससे इधर और इससे इधर जो है इस तरह से ये प्रवाहित होती हैं। दूसरा, ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंध या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती है। यानी कि जो ये ध्रुवीय क्षेत्र है यहां से ठंडी, क्योंकि यहां पर ठंडा मौसम होता है, और यहां से जो है वो निम्न क्षेत्र जो अक्षांश है उनकी तरफ जो है ये प्रवाहित होती हैं। और अगला है, लैब्राडोर महासागरीय जलधारा उष्ण जलधाराएं होती हैं। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, लैब्राडोर जो है वो उष्ण जलधारा नहीं है, बल्कि क्या है, ये ठंडी है। उष्ण का मतलब गर्म, ये गर्म नहीं है बल्कि ठंडी है। तो आपका ये कथन जो है वो असत्य है। यहां पर आपका ये कंफर्म हो गया। अगले कथन को भी देख लेते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ जानकारी उससे भी मिलने वाली है। महासागरीय धाराएं आसपास के क्षेत्र के तापमान को भी प्रभावित करती है। जिस क्षेत्र में गर्म जो बहेंगे वहां गर्म तापमान होगा, जहां ठंडी बह रही है वहां पर तापमान ठंडा होगा। तो ये आपका राइट आंसर है कि लैब्राडोर जो महासागरीय जलधाराएं हैं ये जलधाराएं ठंडी होती हैं, उष्ण नहीं होती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय क्षेत्र विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है? मत्स्य मछली पकड़ने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा क्षेत्र माना जाता है? वह क्षेत्र जहां शीत जलधाराएं हैं, वह क्षेत्र जहां गर्म जलधाराएं बहती है, और वह क्षेत्र जहां गर्म और शीत जलधाराएं मिलती है, और समुद्र का वह क्षेत्र जो विषुवत रेखा के आसपास है, जो भूमध्य रेखा के आसपास है। तो ऐसे में ये क्वेश्चन मैं आपको फिर बता देता हूं, ये क्वेश्चन भी एचटेट के एग्जाम में पूछा गया है। ये आपका राइट आंसर रहेगा कि जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है वहां पर मत्स्य जो मछलियां पकड़ना जो है वो बहुत ज्यादा लाभदायक होता है, वहां पर मछली पकड़ना आसान होता है, या मत्स्य के लिए पालन के लिए, या ये धाराएं जो है वो मत्स्य क्षेत्र माना उसको जाता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर है। तो ये आपके थे लेसन नंबर 5, और लेसन नंबर 5 से क्वेश्चन हम बनाए, हमने 20 क्वेश्चन बनाए हैं, और ये क्वेश्चन आगे पीछे करके जो हमने अभी तक जो कंटेंट शामिल किया वो उसी कंटेंट को शामिल करते हुए उसमें से ऑप्शन मैंने आपको जिस प्रकार से बताया कि लैब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है, ठीक है, इसी प्रकार से गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है, इस प्रकार के प्रश्न जो है वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए, चूंकि ये कक्षा 6 की ज्योग्राफी की बुक है, आप इसको अगर 7वीं और 8वीं कक्षा में जैसे जैसे जाएंगे तो इन क्वेश्चन का लेवल और इन क्वेश्चन की संख्या जो वो धीरे धीरे बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन यहां से भी इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं। ये 7वीं क्लास का जो है ज्योग्राफिक है, आप 8वीं में पढ़ेंगे उससे अलग अपग्रेड चीजें मिलेंगी, 9th में और 10th में और ज्यादा अपग्रेड चीजें मिलेंगी। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जल्द से जल्द आपको पहले भूगोल का जो चैप्टर है, भूगोल की जो लेसन है उनको कंप्लीट करवा दे। आज ये 5वां लेसन है, और उसके बाद में 8वीं का, फिर 9वीं और 10वीं पहले भूगोल कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद में आपका जो इतिहास और वो चीजें हैं वो कंप्लीट करवाने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका ये हो जाता है आपका लेसन नंबर 5। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बने रहिए समर्पण परिवार के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।